नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 एग्जाम के लिए मैराथन क्लास हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 10 देखी थी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 11, जिसमें संविधान ही हम देखेंगे। इससे पहले भी हमने संविधान देखा था, जिसके अंतर्गत आज के संविधान में संविधान के जो स्रोत हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। संविधान के जो भाग हैं उस पर, अनुसूची और अनुच्छेद, ये चार टॉपिक आज के इस 25 प्रश्न में होंगे। तो बेहतरीन से बेहतरीन हमने प्रश्न रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहां जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। आंसर की बात करते हैं तो फ्रांस आपका जो है यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि अगर आपने किसी से उधार लिया है, तो अगर आपने लिख लिया है, वहां पर कहते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं, तो फिर आप क्या है, आप फिर फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको पैसे वापस करने होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि उधार लेकर नहीं दिया, तो मतलब कुल आपको लिखित वर्ड से फंसने को यानी कि फ्रांस को जो है वो जोड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। बताइए कौन सा सही होगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कनाडा जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, संघीय व्यवस्था की। तो आप संघीय से वर्ड जोड़ सकते हैं। साथ वाले जो आपके लोग होते हैं, दोस्त यार होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके भी कान आपके जैसे होते हैं और आपके भी कान उनके जैसे होते हैं। मतलब क्या, उनमें क्या होती है, समानता होती है। तो संघीय वर्ड से आप जोड़ सकते हैं किसको, साथ वाले लोगों को। और समानता किसमें, कान में, कान से कनाडा वर्ड को जोड़ सकते हैं। बाकी चीजें अगर याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए। ट्रिक से थोड़ा सा जोड़कर याद करना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से जो है वो ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा इनमें से सही होगा? समवर्ती सूची पूछा जाता है, बताइए। इसके लिए एक वर्ड होता है, उस वर्ड को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से याद रख सकते हैं, और वो वर्ड होता है ऑसम। हम बोलते हैं ना, कोई चीज बढ़िया देखते हैं, कहते हैं अरे वाह ऑसम, वेरी नाइस के ही एक कह सकते हैं समानार्थी शब्द होता है ऑसम। तो ऑसम वर्ड अगर याद रखेंगे तो ऑ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और सम से आपका समवर्ती हो जाएगा। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, ऑसम वर्ड आपके लिए अगर आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न चौथा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से जो है वो प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। बताइए कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला तो कट जाएगा क्योंकि हम अभी पीछे याद करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया को समवर्ती सूची से, ऑसम ट्रिक से। ये वाला आपका ऐसा नहीं कि कट गया, मतलब ऐसा नहीं कि नीति निर्देशक हो नहीं सकता। इस चीज को ये भी समझिए कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से अगर आपका समवर्ती सूची ले ली गई तो और नहीं ली जा सकती। एक ही जो पर्टिकुलर देश है वहां से 3 से 4, 4 से 5 चीजें जो है वो ली गई हैं, पर आपका ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। तो आपका कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड में से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं तो आपका आयरलैंड यहाँ पर जो है वो सही होगा। आपको याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रूस जो है वो सही हो जाएगा। रूस में वर्ड रू पकड़िए, रो रहा है कोई व्यक्ति, तो आपका मौलिक कर्तव्य है उसको चुप कराया जाए। तो ऐसे आप रूस से वर्ड को जोड़ सकते हैं, रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है। एक और आपको चीज याद रखनी है कि किस समिति की अनुशंसा पर जो है इन्हें ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति आपको याद रखना है। पूछा भी जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस जो है वो संविधान संशोधन के तहत जो इसे जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया। सन आपका 42वें संविधान संशोधन का 1976 ईस्वी जो है वो था। तो इसको ध्यान रखिएगा और आपको रूस का संविधान याद रखना है, मौलिक कर्तव्य।
छठा प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। शुरुआत के 5 प्रश्न हमने देखे जो कि आपके कहां से स्रोत है, कहां से लिए गए हैं, उस पर बेस्ड थे। अब यहां से प्रश्न आप देख रहे हैं कैसे स्टार्ट हो रहे हैं कि भाग से संबंधित। तो किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21। तो इसको भी आप थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को बार बार समझाते हैं और उसको नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, हम यार तुमको 20 बार समझा चुके हैं, तुमको बात नहीं समझ में आती, ऐसे बोलते हैं। तो 20 से आपको याद रखना है भाग 20। और जो भी चीज वो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें क्या चाहिए, संशोधन की आवश्यकता है। तो संशोधन से संविधान संशोधन जोड़ सकते हैं। 20 बार समझाया यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करके आप जो है वो ऑप्शन सी के तहत याद रख सकते हैं। तो भाग 20 है आपका किससे संबंधित, संविधान संशोधन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। सातवां प्रश्न आपका है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। तो पहले आंसर की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रिक की। तो इन चारों में से भाग 9 आपका जो है वो सही होगा। अब देखिए, आपको 3 चीजें याद रखनी है जब भी पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो बात है। पहला तो जो प्रश्न में पूछा गया था वो। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो पंचायत कैसे होती है, एक आप ये हैं, ऐसे समझिए कि एक आप ये खड़े हुए हैं और एक पर्सन और है आपका। दो लोग मिलकर ही तो आपस में पंचायत करते हैं, ऐसा तो है नहीं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर आपको ऐसे याद रखना है कि दो लोग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में खड़े होकर पंचायत जो है वो कर रहे हैं। अब ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये एक और एक क्या हुआ, 11 हुआ। तो 11वां अनुसूची है। 11वीं क्या है, अनुसूची है, जो कि आपकी पंचायती राज से संबंधित है। तो आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 73वें जो है, 73वां जिसको हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, जिसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पहले मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची होती थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन चारों को अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब एक चीज और आपको ट्रिक में जोड़ना है, क्या कि आप जैसे दो लोग पंचायत कर रहे हैं और तीसरा कोई बगल से जा रहा है। अब ये दो लोग जब देखते हैं पंचायत हो रही है तो ये लोग यही सोचते हैं कि भैया कोई दूसरा भी आ जाए। पंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, ज्यादा लोग छौंकते हैं, बातें तो ज्यादा मजा आती है। तो साइड से एक ऐसे जा रहा था तो ये लोग बुलाते हैं उसको, कहते हैं भैया तुम भी आओ। तो वो कहता है नहीं, क्या कहता है वो, नहीं। तो नहीं से 9 याद रख सकते हैं। भाग 9 जो है आपका किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो बस इसमें हमने 2 ट्रिक याद की, एक अनुसूची के लिए, एक और एक, यानी कि 11वीं अनुसूची है। और एक जो जा रहा था साइड से पंचायत के लिए बुलाया, उसने कहा भैया नहीं। तो 9 से भाग 9 आप याद रख सकते हैं। तो 2 चीजें हो जाएंगी। और 73वां जो है वो संविधान संशोधन है, वो आप अपने आप से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 9। तो भाग 9 में तो हमने देख लिया क्या था, भाग 9 में था, उसने कहा नहीं, तो यानी कि पंचायत के लिए नहीं आएंगे। तो पंचायती राज समस्त व्यवस्था से संबंधित है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब 3, 4, 2 में से नीति निर्देशक तत्व, तो आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन भाग 4 जो है वो आपका सही होगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपको अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। अच्छा, 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें कौन कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपका एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, वो बहुत पूछा जाता है। वो 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से जो है वो संबंधित है। एक और है आपका 45, ये किससे संबंधित है, तो 6 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था, इससे जो है वो संबंधित है। और अगर ईवीएस में क्वेश्चन देखते हैं तो 48A भी आपसे पूछ लिया जाता है। 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जो जीव हैं उनकी रक्षा से जो है वो संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A को जो है वो जोड़ा गया था। अब देखते हैं ना, जैसे ए करके लगे रहते हैं तो ये बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे आपका मूल कर्तव्य 51A के तहत जोड़ा गया है ना, तो इसलिए आप उसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर नगर जो पालिकाएं हैं उससे संबंधित है। भाग 6A, भाग 7A, भाग 8A या भाग 9A। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।
आपके एंगेजमेंट, आपके लाइक और शेयर से पता चलती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। बताइए कौन सा नगर पालिकाओं से, कौन सा जो भाग है वो आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला भाग 9A जो है वो सही होगा। भाग 9A आपका जो है वो किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10वां। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। मैंने बताया था ना कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो टोटल 8 अनुसूची थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन चारों को जोड़ा गया है। पर पूछा यहाँ पर प्रश्न में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा पूछा गया है कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से 10वीं अनुसूची जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां संविधान संशोधन था। दूसरा आपको 1985 ईस्वी सन पता होना चाहिए और तीसरी चीज ये भी पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है आपका 10वीं अनुसूची। तो दल बदल से संबंधित आपकी है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित। दल बदल जो कानून प्रक्रिया है, ये लाई गई थी, मैंने आपको एक बार बताया था किसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कि ये बहुत पहले लाया गया था। कई बार क्या हुआ था, एक ही रात में एक कोई थे नेता जिन्होंने क्या किया था, एक ही रात में 2-3 बार पार्टी जो है इधर से उधर बदल ली थी। तो उस पर रोक लगाने के संबंध में ये दल बदल कानून प्रक्रिया जो है वो लाई गई थी। 11वां प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो हम 10वीं पढ़ के आए हैं कि ये तो नहीं होगी क्योंकि ये किसके तहत जोड़ी गई है, तो ये आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। प्रश्न में 74वें पूछा गया है। तो 9, 11, 12 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 12वीं जो है वो सही हो जाएगा। 12वीं जो अनुसूची है इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो है प्रावधान इसमें किया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित। और जो 12वीं अनुसूची है यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें ये कौन सा वर्ष था, तो ये था आपका 1992। जैसे हमने देखा ना इससे पहले वाला जो था आपका 10वीं अनुसूची वाला, उसका जो समय था वो क्या था, 52वां संविधान संशोधन तो था, पर सन भी आपको याद रखना है। उसमें जो सन था वो था आपका 1985। ऐसे ही इसमें कौन सा सन है, 1992। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो राजभाषा है इनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। बताइए कौन सा सही होगा? 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किसमें किया गया है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका 8वीं जो अनुसूची है ये आपका जो है वो सही होगा। और जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं इसमें आपकी असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, संथाली, तेलुगु, उर्दू यही सब आती हैं, मतलब कुल मिलाकर 22 आती हैं। एक प्रश्न आपसे ऐसे आ सकता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जो कि हमारे देश की नहीं है, विदेशी भाषा है, पर हमारे इन 22 भाषाओं में उसे स्थान दिया गया है, तो वो भाषा है आपकी नेपाली, नेपाल की है। नेपाली आपको जो है ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि संविधान संशोधन हुए अलग अलग उसके तहत भी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया है। ऐसे 71वें 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। ऐसे 92वें जो संविधान संशोधन है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन चार को जोड़ा गया है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग समय में जोड़ी गई, उनसे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 13। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का जो है वो प्रावधान है? 10वीं, 11वीं, 9वीं या फिर 12वीं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि एक और एक दो लोग ऐसे मिल करके आपस में पंचायत करते हैं, तो पंचायत कैसे याद रखेंगे, आसानी से याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची आपका एक एक करके 11 ऐसे हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान। मैंने आपको ये भी बताया था कि साइड से अगर कोई जा रहा है आपको उसको बुलाता है तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो यानी कि भाग 9 जो है, 9 से नहीं से 9 याद रखना था हमें, नहीं से 9 याद रखना, तो उसने कहा नहीं, तो नहीं से 9, तो भाग 9 से संबंधित है आपका पंचायती राज। अगला देखते हैं आपका 14।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं। कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा एक पूरा पंजा होता है, हाथ में पूरी एक मुट्ठी होती है ना, तो हमें क्या होता है, पूरी उस मुट्ठी को लेकर चलना पड़ता है, यानी सभी को साथ। मुट्ठी हमारी क्या दर्शाती है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। तो इसमें कितनी उंगलियां होती है पूरे पंजे में? 5 होती हैं। तो 5 से आप 5वीं को जोड़ सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात हो रही है, तो सभी को साथ में लेना है, तो अनुसूचित क्षेत्रों का थोड़ा सा ऐसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। वैसे आप, एक तरीका ये भी है कि जैसे अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो पूरी उस अनुसूची की ट्रिक एक लाइन से सीरियल से पढ़ते हुए चलिए, तो उससे भी वैसे भी ट्रिक आप बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर आंसर 5वीं जो है वो सही होगा, जब भी बात होगी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए। 15 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे। मौलिक अधिकार आपके जो हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है वो 35 तक आपके दे रखे हैं। अब इस 12 से 35 में भी अलग अलग आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से बटे हुए हैं। तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो आपका है 14 से 18, जो कि आपका कहाँ से इसमें किस में आता है, तो वो आता है समानता के अधिकार में। प्रश्न में किसकी बात हो रही है, तो प्रश्न में बात हो रही है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि किसके संबंध में स्वतंत्रता की बात हो रही है? आप कुछ बोलना चाहते हैं या किसी प्रकार की ओवरऑल अगर बात करें तो स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो 14 से 18 में आता है समानता का अधिकार, और इसके बाद 19 से स्टार्ट होता है आपका 22 तक, ये आता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये 19 से 22 के बीच में आएगा। प्रश्न में देखिए 19, 20, 21, 22 चारों ही दे रखे हैं। तो आपका जो स्टार्ट होता है 19, यही आपका जो है वो सही होगा। 19 कहता है कि आप जो है बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति का कहने का मतलब एक ही है, उसकी आपको स्वतंत्रता होती है। शांतिपूर्वक अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता होती है। कोई संगठन, संघ या समिति बनाना है, उसकी स्वतंत्रता होती है। कहीं पर अगर आप रहना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता होती है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता पहले हुआ करती थी, पर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब उसे कानूनी अधिकार में जो है वो कर दिया गया है। और कोई प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 जो है वो देता है। 16 प्रश्न आपका कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको स्वतंत्रता वर्ड से ये क्लियर हुआ क्या कि ये जो है बात हो रही है स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी कि 19 से 22 के बीच में आएगा। अब 14 वाला ऑप्शन कट जाएगा, 25 वाला भी कट जाएगा, क्योंकि 19 से 22 होता है। 21 ए हो सकता है, 19 एक हो सकता है। तो 21 जो ए है, ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का जो अधिकार था, उसको मूल अधिकार में शामिल किया गया था, उससे संबंधित है। पूछ बहुत जाता है आपका, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी रखा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, उससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 21 ए। और इसको शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया, ऐसा भी आप इसे जो है वो कह सकते हैं। एक चीज और, कि जो प्रश्न में पूछा गया प्रेस की स्वतंत्रता, वो आपका 19 एक में जो है वो आ जाएगा। अब मैंने बताया ना 19 में अलग अलग डिवीजन है, यानी मैंने बताया बोलने और अभिव्यक्ति का भी है, तो कहीं कहीं केवल अनुच्छेद 19 दे रखा होता है तो भी आपका सही होगा। 19 एक करके दिया है तब भी आपका सही होगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको इसमें दी गई है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14। बताइए कौन सा सही होगा? अल्पसंख्यक जो है उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है? अगर आप चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो आसानी से आप प्रश्न के आंसर पर पहुंच सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 मैंने बताया समानता के अधिकार से संबंधित होता है, और 14 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी को समानता दी जाए, यानी कि कानून के समक्ष सब समान हो। ये ना हो कोई कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही है, ये आपका विधि के समक्ष समानता होती है।
अनुच्छेद 19 हम देख चुके हैं डिटेल में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 29 या 32 में, अगर 32 आप जानते हैं तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित होता है अनुच्छेद 32, और यहाँ पर भी अल्पसंख्यक जो हितों के संरक्षण की बात हो रही है वो 32 में नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। बचा अनुच्छेद 29। अगर आप क्रम जानते हैं तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 ये दोनों ही आपके किसमें आते हैं, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित आते हैं। आंसर भी बी सही होगा। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो है उनके हितों का संरक्षण हो। भारत का प्रत्येक नागरिक उसकी अपनी जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार जो है वो होता है। आप ये भी देखते हैं ना कि कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में ही बोली जाती हैं, तो वहाँ के लोगों को उसको संरक्षित रखने का, सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। उनके जो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम मात्रा में जो पाए जा रहे हैं, उनके हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो है उनको अपनी जो शैक्षणिक संस्था है उसको खोलने, उनको चलाने का अधिकार है, वो भी वो कर सकते हैं। तो 29 और 30 आपका इसी से संबंधित है, बी वाला आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63। तो जब भी राष्ट्रपति की बात है, जब भी भारत के राष्ट्रपति की बात है, तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आते हैं। तो आपका 52 से लेकर के आपका 78 तक पूरी संघीय कार्यपालिका आती है, जिसमें आपके और भी पद हैं, पर केवल अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आपको वहां तक नहीं याद रखना है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका में फिर आपका उपराष्ट्रपति भी आएगा और अन्य पद भी आएंगे। तो आपका ये 61 या 62 तक आप याद रख सकते हैं। ये 52 से 62 ऐसे याद रखिए। तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। अब यहाँ पर प्रश्न में महाभियोग की बात हो रही है, तो महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख आपको चेक करने से पहले ये देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो 63 तो कट जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो केवल 52 से 62 के बीच में आ रहा है। 51, 61 और 54 में 51 भी कट जाएगा, क्योंकि ये 52 से पहले आ रहा है। तो 61 बचा और 54 बचा। 61 आपका हो सकता है और 54 हो सकता है। तो 54 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है, तो सी वाला ऑप्शन भी चुनाव वाला है, इसलिए ये भी कट जाएगा। बचा अनुच्छेद 61, तो आपका 61 ही सही होगा, जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख करता है। राष्ट्रपति पर क्यों महाभियोग चलाया जाता है? संविधान का अगर उल्लंघन हो रहा हो, या किसी भी सदन में महाभियोग आरोप उस पर लगाए गए हों, या जिस सदन में महाभियोग लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, उसके 1/4 सदस्य जो है वो एक आरोप पत्र होता है, उस पर अगर हस्ताक्षर कर दें तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना होता है, फिर ये सारी पूरी प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी तो आपका महाभियोग अनुच्छेद 61 होगा। अगला देखते हैं 19 की, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? हमने क्या देखा कि 52 से लेकर के 62 तक आपका आपका राष्ट्रपति था, तो उसके बाद आता है नंबर 63, तो यहीं से शुरू होता है आपका उपराष्ट्रपति। और 63 जो है यही क्या कहता है कि जो भारत है उसका एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 63 वाला अनुच्छेद जो है ये सही हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और आप देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो 52 से 62 आप जानते हैं राष्ट्रपति से संबंधित है, तो 52 भी ऑप्शन में है, 53 भी ऑप्शन में, दोनों ही कट जाएंगे। 76 वाला जो है 63 से बहुत दूर है, और 62 से आप देखेंगे तो ये वाला भी ऑप्शन, वैसे 63 और 76 अगर दो ऑप्शन है तो आप देख लेंगे 62 तो अगर वहाँ है तो अगला उपराष्ट्रपति, वहां से भी आप टिक कर सकते हैं, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? 73, 74, 75 या 76? कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं, तो 74 वाला है, ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 74 वाला भी नहीं होगा, 73 वाला आता है नहीं, उस तरफ चला जाता है उपराष्ट्रपति साइड। 75 और 76 में 75 आपका जो है वो सही होगा। अनुच्छेद 75 जो है उसमें आप कहेंगे कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं, और इसी में ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भी इसी अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है। और मंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ये भी इसी अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है। तो अगला देखते हैं प्रश्न आपका 21, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या 79? तो देखिए, हमने जितनी चीजें अभी तक देखी उसके आधार पर दो ऑप्शन तो आप आसानी से काट सकते हैं। हमने देखा
52 से 62 के बीच में आपका राष्ट्रपति आ रहा है, तो 53 वाला ऑप्शन राष्ट्रपति में आ जाएगा, ये कट जाएगा। हमने देखा इसके जस्ट बाद 63 आता है जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वो भी दे रखा है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। या तो 76 हो सकता है या 79 हो सकता है, क्योंकि 75 तक हम अभी तक देख पाए हैं। तो 76 या 79 में कौन सा आंसर होगा, ये आपको बताना है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो की जाती है। नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आंसर की बात करते हैं तो आपका 76 जो है वो सही होगा। अनुच्छेद 76 जो है ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कि देश का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होगा। तो ये आपका 76 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर जो है वो 22। प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। चार ऑप्शन है 85, 95, 356 या 365। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 85 जो है वो सही होगा। अनुच्छेद 85 जो है इसमें राष्ट्रपति संविधान के जो है अंतर्गत जो लोकसभा है उसको भंग कर सकता है। 23 प्रश्न आपका है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद की संयुक्त बैठक जो है उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 106, 108, 110 या 112। ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 108 जो है इसके द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये जितने भी मैं आपको ये लास्ट में आपको अनुच्छेद करा रहा हूँ इनको एकदम रट के रखिएगा, जो एकदम मेन मेन है हम वही यहाँ पर लेकर के भी आए हैं। अनुच्छेद 249, 280, 368 या 370। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 280 आपका सही होगा, जो कि वित्त आयोग के गठन से जो है वो संबंधित है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, ताकि कोई आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो सर्च करके जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 25 प्रश्न संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान के संदर्भ में पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किया गया है किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 315। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो आपका अनुच्छेद 315 जो है वो सही होगा। 315 में जो है वो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, और उससे पहले टोटल 25 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। तो लास्ट प्रश्न आपके लिए है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। देखिए अभी हाल ही में आपके चुनाव भी घोषणा हो चुकी है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके दिमाग में अवश्य होना चाहिए, हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 320, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 322, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 324 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 326। कौन सा इन चारों में से सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो वीडियो आप देख रहे हैं मैराथन की, वो शाम के 8 बजे की है और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।